वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का, जो आपका क्लास नाइन्थ का है, टर्म टू सेकेंड टर्म का जो है इंग्लिश का सेट वन करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने साइंस का सेट वन का वीडियो अपलोड किया है आज ही, और इंग्लिश का भी अपलोड कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मैंने पहले भी आप लोग को इन्फॉर्म किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। तो आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को ये जो भी मैं पीडीएफ है उसका बना रहा हूँ, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को पता ही है क्या है, किस तरह से है। सेक्शन थ्री सेक्शन में है, दिया जाएगा क्वेश्चन। टोटल 19 क्वेश्चन रहेंगे आपका, उसी में से कुछ करना है कुछ नहीं करना है, उसके लिए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, और टाइम जो आप लोगों को 1 and 30 मिनट्स, दैट मीन 1.5 घंटा का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रहेगा। देखिए, फर्स्ट में एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, और मैं चलिए क्वेश्चन से ही करवा देता हूँ, और पैसेज में भी हिंट कर देता हूँ, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन से ही आंसर बहुत ईजिली मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है इन एवरी कंट्री, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पैसेज में ही है क्वेश्चन में, इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द अदर आर नॉट सो गुड एज दे आर। ठीक है, ये दिया हुआ है, यही है आपका आंसर यहाँ पे। देखिए, इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड क्लेवरेस्ट एंड द अदर आर नॉट सो गुड एज दे आर। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेजिन। तो मेनी इंडियंस क्या इमेजिन करते हैं, तो देखिए इसका भी आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। मेनी इंडियन एकदम डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे है, मेनी इंडियन इमेजिन दैट द इंडिया इज इन मेनी वे द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला का आप चूज कर लीजिएगा, तो यहाँ तक हो जाएगा। थर्ड में देखिए, व्हाट मस्ट वी डू। तो इसका भी अगर आप आंसर देखना चाहें तो आपको देखिए यही मिल जाएगा। वी मस्ट टेक गुड वेर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेर एवर इट मे बी। ठीक है, ये पैसेज से ही डायरेक्ट आपका आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं आपका फोर्थ, जैसे व्हाट डज अ मैन पोजेस। तो एक अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको चलना है। तो ए मैन पोजेस सम गुड सम बैड क्वालिटीज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ में देखिए दिया हुआ है कि एंटोनिमीज, दैट मीन्स अपोजिट वर्ड चूज करना है पैसेज से ही। रोस्ट का और फ्यू का, देखिए रोस्ट का मतलब होता है बुरा, तो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा गुड, और फ्यू का अपोजिट वर्ड हो जाएगा मेनी। ठीक है, फ्यू मीन्स कम, मेनी मीन्स बहुत। तो आपका इसी से मिल गया। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स। सेंटेंस बनाना है पहला प्राउड से और दूसरा कंट्री से। तो देखिए, प्राउड से बनाए, आई प्राउड टू बी एन इंडियन। आप चाहे तो यहाँ बहुत कुछ बना सकते हैं। उसके बाद कंट्री में, आई लव माई कंट्री। यहाँ भी चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसको याद करने का ज़रूरत है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है। मॉडल प्रैक्टिस सेट नाम ही है, तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस ही करें। ठीक है, सेवन्थ में देखिए, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। अब इसका सुटेबल टाइटल देना था, तो गुड एंड बैड इन कंट्री ये भी हो सकता है। आप चाहे तो सिर्फ इसका सुटेबल टाइटल कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, तो सबके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रहे। थोड़ा सा जो मतलब आपको सुटेबल टाइटल कैसे चुनना है, तो आप जब पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो आपको पैसेज में सबसे ज़्यादा किस पॉइंट को हाईलाइटेड किया गया है। तो देखिए, मैंने जहाँ तक देखा कंट्री का बात पूरा है, हर तरह तरह का कंट्री के बारे में दिया हुआ है यहाँ बात। कंट्री के लोग कैसे क्या सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना आंसर किया। एक टाइटल दिया, गुड एंड बैड इन अ कंट्री। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं पीपल ऑफ कंट्री, वो भी सही रहेगा आपका। फिर आगे देखिए, सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी में आपका 10 मार्क्स है, 5 5 मार्क्स का आपको करना है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, साफ लिखा हुआ है एनी टू, और आपको दिया जाएगा 3 4 क्वेश्चन, उसमें से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट में दिया गया था, एन राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। ठीक है, हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन देना है कि कंप्यूटर का फैसिलिटी हमारे स्कूल में दिया जाए। तो चलिए, बस इसको मैंने लिखा है यहाँ से। देखिए, आपको लिखना है द प्रिंसिपल। मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदू प्लस टू हाई स्कूल, इसीलिए मैंने इस स्कूल का नाम लिखा हिंदू प्लस टू हाई स्कूल। उसके बाद नीचे हजारीबाग लिखना है। ये ध्यान रहे कि आपका यहाँ से यहाँ लिखने के टर्म में कोई भी तरह का ये
नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। द प्रिंसिपल, हिंदू प्लस टू हाई स्कूल हजारीबाग और डेट, ये पूरा एक लाइन से लिख दिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिक्वेस्ट फॉर कंप्यूटर फैसिलिटीज़, वो लिख दिए। उसके बाद फिर से एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना है, फिर लिखना है सर। सर लिखने के बाद कॉमा दे दीजिएगा। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं, आपको जो लगे। मेरे अकॉर्डिंग जो था मैंने वो लिखा। देखिए क्या, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट वी डोंट हैव द प्रॉपर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ इन आर स्कूल। ठीक है। द मॉडर्न, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मॉडर्न हो जाएगा MODERN। ठीक है, RN। द मॉडर्न एज, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। द मॉडर्न एज is the age of information technology. Without effective training in computers, the students will not be able to cope with the developments they might have to adjust to in their future careers। ठीक है। तो कंप्यूटर बता रहे हैं कि किस तरह से आज के मॉडर्न एज में बहुत ज़रूरी है, सारे लोगों के लिए ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, उनके फ्यूचर के लिए। तो कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अभी के टाइम में क्या, कंप्यूटर हर जगह चलता है। एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो कंप्यूटर ट्रेंड पर्सनल आर रिक्वायर्ड इन एवरी ऑफिस एंड फैक्ट्री। अभी किसी भी फैक्ट्री में या ऑफिस में एक कंप्यूटर ट्रेंड पर्सन का बहुत ज़रूरी होता है। दस द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अनडाउटली अ जॉब ओरिएंटेड कोर्स। तो अभी के टाइम में जो कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है या कंप्यूटर लर्निंग जो है, हम लोग कंप्यूटर सीखना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह का ये हमें जॉब प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक लाइन छोड़ करके फिर लिख दीजिएगा, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर यहाँ लिख दीजिएगा योर्स ऑबिडियंटली। तो इस यहाँ पे अपना नाम चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना नाम लिख दिया है। आप आगे आ जाइए। आगे आपको लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। तो अपने फ्रेंड के पास एक लेटर लिखना है, उसको इनवाइट करना है कि चलो हम लोग साथ में समर वेकेशन स्पेंड करते, गर्मी छुट्टी मनाते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों का गर्मी छुट्टी हो ही गया है, तो बस वही अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। तो देखिए आपको लिखना है यहाँ पे, आंसर में लिख सकते इस तरह से, मैंने लिखा मटवारी, आपका जो एड्रेस है वो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मटवारी हज़ारीबाग, फिर आज का डेट दे दिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके अपने फ्रेंड का नाम लिखिएगा, जो भी है। फिर कॉमा दे करके आपको, फिर कॉमा दे करके लाइन नहीं छोड़ना है, बस साथ में ही लिखना है, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट योर स्कूल हैज़ क्लोज फॉर द समर वेकेशन। ठीक है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा स्कूल मतलब सर गर्मी छुट्टी में बंद हुआ। एंड आवर समर वेकेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, और हम लोगों का जो है समर वेकेशन गर्मी छुट्टी वो स्टार्ट है, मतलब छुट्टी हो चुका है। आई थिंक यू आर द सेम कंडीशन, जो मतलब तुम्हारा भी छुट्टी हो गया, मेरा भी छुट्टी हो गया, दोनों सेम कंडीशन में है। सो आई हैव रिटन दिस लेटर टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर वेकेशन विथ मी इन सिक्किम। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दें कि हम सिक्किम में समर वेकेशन मनाने की प्लान किए हैं, तो चलो तुम भी मेरे साथ, हम लोग सिक्किम में ही समर वेकेशन मनाते हैं। लेट अस एंजॉय दिस वेकेशन टुगेदर, हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। सो कम अप विदाउट एनी डिले, तो बिना देर के आ जाओ। देयर वी विल लॉट्स ऑफ एडवेंचर, यहाँ बहुत सारे हम लोग एडवेंचर करेंगे। एश्योर यू दैट दिस विल बी एन enjoyable एक्सपीरियंस फॉर यू, और ये बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहेगा तुम्हारा। फिर यहाँ फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा और लास्ट में लिखिएगा, इट विल बी वेरी नाइस इफ़ यू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ तक ये लिखने के बाद एक लाइन फिर से छोड़िएगा, योर लवली फ्रेंड, जिसका नाम लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो दो क्वेश्चन करना था, अब चाहे तो ये दोनों क्वेश्चन भी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिए, वही काफ़ी है। और नहीं तो आपको लगता है कि हम आगे पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो पैराग्राफ में भी देख लीजिए। देखिए आप पैराग्राफ में गौर कीजिएगा, यहाँ पे दिया है 10th में कि पैराग्राफ लिखना इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पे और वैल्यू ऑफ ट्रीज पे, दो चीज़ पे दिया गया, दोनों में से किसी एक पे ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप ये भी लिख दें और ये भी लिख दें, मैंने यहाँ पे दोनों लिख करके आप लोग के लिए बताया है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मे बी यही दे ही दिया जाए, तो आप लोग का प्रैक्टिस रहेगा। तो किसी एक को करना है, तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम के टाइम में, तो आपको जैसे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होता है। पैराग्राफ 8 में एप्लीकेशन है, कर दिए। 9th में अगर आप लेटर लिख दिए तो 10th को टच में नहीं करना है। अगर 8 किए 9th नहीं हुआ, तो 10th में जब आप पैराग्राफ में आइए तो किसी एक टॉपिक पे लिखिएगा। तो चलिए मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जो लिखा हो आप उसको एकदम रटते रहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अपने अकॉर्डिंग चाहे तो आप बना सकते हैं, और नहीं तो एक दो बार कॉपी में लिखे प्रैक्टिस कर ले, हो जाएगा याद। ठीक है। तो देखिए, देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड ऑल। तो समय सबके लिए ज़रूरी चीज़ है,
और समय जो है कभी रुकता नहीं है। वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। हम लोग को टाइम का वैल्यू को समझना चाहिए, बिकॉज इट वेट्स फॉर अ लोन। टाइम हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ आवर लाइफ एज वेल। तो टाइम भी हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। द पासिंग ऑफ टाइम इज़ अंडरस्टूड द पासिंग ऑफ टाइम इज अंडरस्टूड विथ एज। समय जो बीतता जाता है एज बाय एज हम लोग को समझ में आता है। टाइम पासिस बाय आवर हेल्थ, बॉडी माइंड स्टार्ट चेंजिंग। एन इन्फेंट और न्यू बॉर्न विथ पासिंग टाइम ग्रो अप एज एन एडल्ट देन पोजेसेस ओल्ड एज फाइनली डेथ। तो मतलब एक बच्चा जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होकर एडल्ट हो जाता है, एडल्ट होने के बाद बूढ़ा हो जाता है, फिर फाइनली वो डेथ हो जाता है उसका। तो टाइम इस तरह से पास होते जाता है, टाइम कभी रुकता नहीं है। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट टाइम। हमें टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अ पर्सन हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम विल नेवर वेस्ट इट। जो आदमी टाइम का समझता है, वैल्यू देता है टाइम का, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने देता है टाइम को। वेस्टिंग टाइम मीन्स पोस्टपोनिंग वर्क विच वॉज सपोज टू बी डन एट द पर्टिकुलर टाइम। स्पेशली स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी पंचुअल विद टाइम। तो स्टूडेंट को स्पेशली क्या, टाइम के लिए पंचुअल रहना चाहिए। इफ़ वी रिस्पेक्ट टाइम, डू आर वर्क अकॉर्डिंगली, वी विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। मनी हेल्थ once lost can be retained or got back, but time once lost can never be got back। तो ठीक है, तो हम लोग का अगर सेहत खराब हुआ तो वो ठीक हो जाएगा, सेहत खराब हुआ तो वो ठीक हो जाएगा, पैसा चला जाएगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन समय चला जाएगा तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। नोइंग द वैल्यू ऑफ टाइम विल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल वी स्टार्टिंग वर्क ऑन टाइम। ठीक है, इसलिए हम लोगों को टाइम पे ही सब कुछ करना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वैल्यू ऑफ ट्री। तो अब एक वैल्यू ऑफ ट्री पे है आपका, तो उसको देख लीजिए। तो इस पे लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो लगे सही वो भी लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है एक बार मैं रीड कर देता हूँ। तो ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू मैन, है ना। ट्री बहुत यूजफुल होता है मैन के लिए। दे सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स। द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्री एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रेक इट अप इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्रीन ट्री बहुत ही यूज़फुल है। ट्री हम लोगों के लिए, एक आदमी के जीवन में बहुत यूज़फुल होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। द ट्री रिप्लेस ऑक्सीजन विच इज कॉन्स्टेंटली यूज एंड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथिंग अ बर्निंग। ठीक है, ये रिपीटेशन चलते रहता है ट्री का। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। ठीक है, द ट्री रिटेन कार्बन एंड रिलीज ऑक्सीजन, हाँ, फॉर लिविंग बींग्स। ठीक है, द ट्री हेल्प टू प्रिवेंट ड्राउट एंड फ्लड्स। ट्री क्या करता है, रोकता है, सूखा को रोकता है और बाढ़ आने से भी रोकता है। मैन नॉट रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री। आदमी लोग जो है वो नहीं पहचान पाते हैं पेड़ों के महत्व को। मैन कट्स ट्री टू गेट क्विक प्रॉफिट फॉर देम। आदमी अपने फ़ायदे के लिए तो उन पेड़ों को काट देते हैं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को प्लांट करना चाहिए। वी शुड नॉट कट देम डाउन। हमें प्लांट को नहीं काटना चाहिए। मैन लिव्स इन अ हैप्पी मैन लिव्स अ हैप्पी लाइफ ओनली इफ़ ही प्लांट मोर ट्री। ठीक है, एक आदमी खुशी जीवन तभी जी सकता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाता है। ठीक है, वी कैन इनहेल फ्रेश एयर इफ़ वी हैव मोर ट्री ऑन दिस अर्थ। तो हम लोग एक अच्छा सांस ले सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी में आ जाइए। सेक्शन सी लिटरेचर से है, 20 मार्क्स का है। आपका ऊपर का 20 मार्क्स हो गया। अब देखिए, इसमें से अटेम्प्ट एनी 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 12 आर कंपलसरी। 11 12 करना आपका कंपलसरी है और किसी 5 क्वेश्चन को करना है। टोटल 5 करेंगे, आपको करना है इसमें। और 11 12 बहुत कंपलसरी, वो ज़रूरी है, उसको करना ही है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं क्या है। एक स्टैंजा दिया हुआ है, रीड द स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो एक स्टैंजा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग करना है। तो देखिए, it is the human earth that we defile, our hills of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere are on। ठीक है, ये जो है 3 लाइन का आपका एक स्टैंजा दे दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्टेड हैज़ बीन टेकन। तो ये पोएम कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो ये पोएम है आपका नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, नो मैन और फॉरेन इससे लिया गया है, तो इसका ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन। तो इसको लिखे हैं जेम्स क्रिकअप ने। ठीक है, जेम्स क्रिकअप। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जब भी आप कोई स्टोरी को पढ़िएगा इंग्लिश में, लिटरेचर में, और पोएम को पढ़िएगा तो उसका राइटर का नाम ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये देता ही देता है, 100% देता है। तो आप इसे करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंग्लिश में अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके, इंग्लिश क्लास 9th बिहाइव बुक का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, 9th बिहाइव करके लिखा हुआ होगा, आप वहाँ पे जा करके पूरा चैप्टर का, मतलब मैंने पूरे बुक का समरी भी किया है और क्वेश्चन आंसर भी किया है, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे। अब आ जाइए, नेक्स्ट है
कि चूज अ वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स पॉल्यूट। तो पॉल्यूट का मीनिंग जो आपके पैसेज में दिया हुआ स्टैंजा में दिया हुआ है उससे बताना है। तो डिफाइल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइल लिखा हुआ है, इसी का मीनिंग होता है पॉल्यूट। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा आपका। अब 11th करने के बाद 12th भी कंपलसरी है, तो 12th में देखिए उसी तरह से एक एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, एक स्टैंजा, स्टैंजा नहीं है यहाँ पे, दो चार लाइन, मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, पैराग्राफ जैसा दिया हुआ है, आपको उससे करना है आंसर। तो देखिए, माई फादर जैनुद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट innate wisdom and a true generosity of spirit। ठीक है, अब बस उसी तरह इससे भी क्वेश्चन है कि हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइंस, इस लाइन के स्पीकर कौन है। तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए साहब बोले माई फादर, दैट मीन्स किसके फादर, तो कलाम्स फादर, एपीजे अब्दुल कलाम के जो फादर हैं जैनुलब्दीन, उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला है। उसके बाद सी नंबर में क्वेश्चन में देखिए कि चूज अ वर्ड विच मीन्स इन बॉन्ड इन द गिवन पैसेज। तो इन बॉन्ड जो है पैसेज के अकॉर्डिंग देखिए इन हेट लिखा हुआ होगा, आपका पैसेज में ही है आंसर, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है अभी। हाँ, यहाँ पे इनीट यही है आपका आंसर, तो यहाँ पे आप सी नंबर में इनीट लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर में, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट। ठीक है, क्या एक साधारण सा वार से हम पेड़ को काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते, वो बताना है। तो किल ऑन किलिंग ट्री, ये पोयम था, है ना, पोयम है बुक में आपका, उसी से दिया हुआ है। देखिए आंसर लिखना है, नो अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कांट किल अ ट्री, इट कांट डू सो बिकॉज अ ट्री ग्रो स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ठीक है, यहाँ तक आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर थोड़ा और आता हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेनली आपका इतना ही आंसर है, इतना काफ़ी है। हाँ, यहाँ रहा बात क्वेश्चन आंसर का, तो आप इस क्वेश्चन आंसर को नोट करके ज़रूर रखें, याद करके ज़रूर रखें, ताकि अगर मिले तो इसको आप कर सकें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर में। 14 में, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। तो सेंट पीटर जो है वो ओल्ड लेडी से क्या कहते हैं और लेडी का रिएक्शन क्या रहता है, वो बताना है। तो देखिए, सेंट पीटर आस्क द लेडी फॉर अ सिंगल पीस फ्रॉम हर केक। तो वो जो पीटर थे वो उस ओल्ड लेडी से एक पीस मांगते हैं थोड़ा सा केक का, कि आपके पास जो केक है वो हमको थोड़ा सा दीजिए। लेकिन द लेडी मेड अ वेरी स्मॉल केक बट एवरी टाइम इट लुक सो लार्ज to her that she could not give it, at last put all the cakes on the shelf। ठीक है, तो वो नहीं देती है और केक को शेल्फ पे रख देती है, उसे लगता है कि केक बहुत छोटा है। 50 नंबर में देखिए, व्हाट वेयर द थिंग्स ब्रूनो यूज टू हैव इन हिज फूड लिस्ट। तो ब्रूनो जो था आपका, वो चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव है ना, हाँ, द बॉन्ड ऑफ लव का ये क्वेश्चन आंसर है। वो ब्रूनो एक बियर वाला स्टोरी है, द बॉन्ड ऑफ लव, उसी से दिया गया है। तो उसमें देखिए बताना है आपको क्या क्या वो खाने का उसका लिस्ट में था, क्या क्या खाता था। तो देखिए, ब्रूनो स्टार्टेड हैविंग एवरीथिंग एज हिज फूड, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ condiments एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम एंड आइसक्रीम etc। इतना चीज़ वो खाने में था उसका लिस्ट में, ये सब चीज़ खाता था। अगेन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग मिल्क, पीना स्टार्ट कर दिया, टी पीना स्टार्ट कर दिया, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर etc। ठीक है, तो ये सब चीज़ वो खाता पीता था ब्रूनो। अब 60 नंबर आगे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, हु वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। तो अब्दुल कलाम के कौन कौन फ्रेंड थे और कौन थे, और अब मतलब वो बाद में क्या बन गए। तो देखिए, अब्दुल कलाम के है जो कि 3 क्लोज फ्रेंड थे, एक रामानंदन शास्त्री, एक अरविंदन और एक शिव प्रकाशन, है ना, शिव प्रकाशन। तो ये 3 फ्रेंड हैं उनके। तो रामानंदन शास्त्री टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो रामानंदन शास्त्री वो प्राइस्टहुड बन गए, प्राइस्टहुड ले लिए, दैट मीन्स एक पुजारी बन गए रामेश्वरम टेम्पल का। और अरविंदन जो थे वो स्टार्ट किए एक बिजनेस का, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो यात्री तीर्थ यात्री लोग आते थे उन लोग के लिए ट्रांसपोर्टिंग का वो बिजनेस स्टार्ट कर दिए। और शिव प्रकाश जो थे वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे सॉथर्न रेलवे में। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन में है कि वाई डू प्रशांत and other volunteers resist a plan to set up institution for orphan and widows।
ठीक है, तो देखिए, प्रशांत एंड द अदर वॉलंटियर रेसेस द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज बिकॉज दे फील्ड दैट in such institution the children would grow up without family love and the widow would suffer from stigma and loneliness। ठीक है, तो ऑर्फिन लोगों के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन बनाए थे, और विडोज़ के लिए, विडोज दैट मीन्स विधवा औरत के लिए। क्यों? क्योंकि विधवा औरत लोग क्या हो जाती है, अकेलापन उनको लगने लगता है, लोनलीनेस। ठीक है, अकेलापन उनको लगने लगता है। तो यहाँ तक ये करना था आपको। अब आगे आ जाइए, एक लास्ट आपका जो क्वेश्चन रहता है, अटेम्प्ट एनीवन, ये आपका सप्लीमेंट्री बुक, जिसको पतला वाला बुक भी आप लोग कहते हैं, वो सप्लीमेंट्री बुक से दिया हुआ रहता है। इसमें आपको भी 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए, 5 मार्क्स का है, दैट मीन्स आपको जो आंसर लिखना होगा थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का रहेगा, कोई एक को करना है। ऑप्शन में आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से किसी एक को कीजिएगा। तो देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो ये देखिए, आपका क्वेश्चन है कि रियल कल्प्रिट कौन था किंग के अनुसार, और उसी के बारे में आंसर करना है। आपका ये चैप्टर होगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उसी से दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वाज द रियल कल्प्रिट। किंग के अनुसार जो रिच अमीर मर्चेंट था, व्यापारी था, वही रियल कल्प्रिट है। एज ही हैड इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर बोथ द सिंस एंड रिचेस। ठीक है, तो क्योंकि वो अपने पिता से, मतलब अपने पिता से संपत्ति में सारा कुछ पाया था, मतलब पैसा पाया, संपत्ति पाया, तो पाप भी पाया वो। जो उसके पिताजी या पूर्वज पाप किए, तो ये भी वही पाप का हकदारी है, क्योंकि जब वो संपत्ति ले सकता है तो पाप को भी लेना पड़ेगा। ये किंग के अनुसार था। ठीक है, सिंस हिज फादर वाज नो मोर अलाइव, अब उसके पापा तो जिंदा नहीं है मर्चेंट के, तो इट वाज द रिच मर्चेंट हु वुड बी हेल्ड गिल्टी। तो इसीलिए ये जो रिच मर्चेंट है वही दोषी होगा। अ न्यू स्टेक वाज ऑर्डर्ड फॉर द एग्जीक्यूशंस बट द रिच मर्चेंट वाज टू थिन टू बी एग्जीक्यूट। दिस मेड द किंग सेंड फॉर अ मैन हु वुड fit in the stake as somebody had to be punished. This helped the man escape the punishment। ठीक है, तो एक उसके लिए क्या बोल देंगे, स्टिक मतलब गला में फंसाने, मतलब फांसी का फंदा ऐसा कुछ बनाया गया, और वो आदमी उस पर फिट नहीं बैठा, दूसरे आदमी का गला का क्या बोलेंगे, शेप से बनाया गया था, तो इस तरह से वो वहाँ से बच गया। अब उसके बाद आपका है, तो अगर वो आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा तो इसको करने का ज़रूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक को कीजिएगा। चलिए, फिर भी आप पढ़ लीजिए, याद रखना है, क्या पता अगर यही क्वेश्चन आ गया तो इसी को लिख देना है। वॉट वाज वॉट वाज बह क्या है, वॉट वॉज बहरमन्स ड्रीम, बहरमन्स का ड्रीम क्या था, हाउ डिड इट कम ट्रू, और ये सच कैसे होता है, ये बताना है। तो देखिए, बहरमन हैड अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू पेंट अ मास्टर पीस। ठीक है, एक मास्टर पीस, क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा एक पेंट बनाना था उसे। तो बहरमन पेंटेड द लास्ट लीफ टू सेव जॉन्सीज लाइफ। ठीक है, तो वो एक लास्ट लीफ, एक पत्ता बनाता है, जॉन्सी जो है उसका ज़िंदगी बचाने के लिए, उसका लाइफ बचाने के लिए एक पत्ता का ड्राइंग बनाता है। हिज पेंटेड लीफ सक्सेडेड इन रिवाइविंग जॉन्सिस फेथ इन लाइफ। तो वो जो लीफ जो पेंट किया, वो जॉन्सी का जो है भरोसा जगाया, जीने के प्रति भरोसा जगाया। बहरमन हिमसेल्फ डाइड वाइल पेंटिंग इट, वो खुद मर गया बहरमन इसको, इस पेंट को बनाते बनाते। हिज सेक्रीफाइस एंड द मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म कन्वेड बाय द लास्ट लीफ प्रूव इट टू बी हिज मास्टर पीस। ठीक है, तो उसका जो त्याग हुआ कि वो एक ड्राइंग, एक पेंट को बनाते बनाते खुद उसका डेथ हो गया, तो उसका जो सेक्रीफाइस बहुत काम आया, जॉन्सी को हेल्प मिला। वो उसका क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। तो जॉन्सी अपने लाइफ के प्रति थोड़ा आशावादी भी हो गई। ठीक है, और दस हिज ड्रीम वाज फुलफिल, और इस तरह से ये जो है बहरमन का ड्रीम पूरा तरह से फुलफिल हो गया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे 19 नंबर तक था क्वेश्चन, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। तो हमको लगता है वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, तो बस वीडियो को फटाक से लाइक करें, शेयर करें। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, बस लाइक करें, इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। और साथ ही फ्रेंड लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।